सेबी, भारत का मार्केट रेगुलेटर, इसे हमारा संरक्षक होना चाहिए, है ना? पर क्या ये सच में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर बस एक मूक दर्शक बना हुआ है? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि जब निवेशकों की मेहनत की कमाई लुट रही थी तो ये तथाकथित चौकीदार आखिर कर क्या रहा था? 97%। सोचिए, एक आईपीओ में लोगों से जो पैसा उठाया गया उसका लगभग पूरा का पूरा हिस्सा बस गायब हो गया। हम करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। हजारों छोटे निवेशकों की जिंदगी भर की बचत हवा में उड़ गई। तो सवाल तो उठता ही है, जब ये सब हो रहा था तब बाजार का रक्षक यानी सेबी कहाँ था? वो संस्था जिसका काम ही हमारी रक्षा करना है। चलिए इस पूरे घोटाले की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू करते हैं द्रोणाचार्य आईपीओ से, एक ऐसा केस जिसने भारतीय बाजार पर भरोसे की नींव ही हिलाकर रख दी। कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए, आईपीओ लॉन्च किया और आम लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इस भरोसे में लगा दी कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 66 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए, लेकिन कंपनी ने अपने बताए गए काम पर कितना खर्च किया? सिर्फ 1.64 करोड़ रुपए। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? पूरे 64.67 करोड़, मतलब 97.5% पैसा फर्जी वेंडर्स को पेमेंट और ऐसे सॉफ्टवेयर सौदों के नाम पर निकाल लिया गया जो कभी बने ही नहीं। ये तो दिन दहाड़े खुली लूट थी। और इस महा घोटाले की सजा क्या मिली? 66 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए सिर्फ 75 लाख का जुर्माना। ये चोरी की गई रकम का सिर्फ 1.1% है। ये सजा नहीं है, ये तो फ्रॉड करने का सीधा सीधा न्योता है। मतलब आप 100 रुपए चुराओ और जुर्माना भरो सिर्फ 1 रुपया 10 पैसे का। ये मजाक नहीं तो और क्या है? और अगर आपको लग रहा है कि द्रोणाचार्य का मामला इकलौता था, तो अब बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये तो बस एक झलक थी। FOCL नाम की एक कंपनी ने जितने भी आईपीओ मैनेज किए, उनकी कहानी तो और भी भयानक है। ये एक संगठित लूट थी जो सालों से चल रही थी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। निर्माण एग्री जेनेटिक्स 93% पैसा गोल, सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज 19 करोड़ रुपए गायब। और ये लिस्ट तो बस बढ़ती ही जा रही है। पिछले 3 सालों में 20 से ज्यादा आईपीओ में करीब 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक पैटर्न है, एक सोची समझी साजिश है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन आंकड़ों के पीछे जीते जागते आम भारतीय हैं। टीचर्स, इंजीनियर्स, सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए पाई पाई जोड़ी थी। उनकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में लूट ली गई। हाँ, ये मामले बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और निवेशकों का जो नुकसान हुआ है वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हमें ये भी समझना होगा कि सेबी कर क्या रहा है। उन्होंने हाल में कुछ बहुत बड़े सुधार किए हैं और वो कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं थी। मेजबान T+0 सेटलमेंट को ही ले लीजिए। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा आपको उसी दिन मिल जाता है। कोई इंतजार नहीं, कोई रिस्क नहीं। ये एक वर्ल्ड क्लास सुधार है जो हमें अमेरिका और यूरोप के कई बाजारों से भी आगे खड़ा करता है। निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा सेबी ने नियमों के जंजाल को भी कम किया है। जैसे ब्रोकर रेगुलेशन पहले 59 पेज का एक मोटा सा दस्तावेज था, अब उसे घटाकर सिर्फ 29 पेज का कर दिया गया है। इससे नियम कानून का पालन करना आसान होता है, लागत कम होती है और इसका फायदा आखिर में हम जैसे निवेशकों को ही मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि सेबी कोई एक्शन नहीं ले रहा, उन्हें इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 में सेबी ने सेटलमेंट के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। तो ये कहना गलत होगा कि कुछ हो नहीं रहा। एक्शन हो रहा है। 800 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है ना? पर जब हम हजारों करोड़ की धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। क्या ये जुर्माना किसी को डरा रहा है या ये बस फ्रॉड करने की लागत का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है? चलिए 1 मिनट के लिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश ऐसे मामलों से कैसे निपटते हैं। अमेरिका में देखिए, एलिजाबेथ होम्स को 11 साल की जेल होती है, बोनी मैडोफ को 150 साल की। वहां जुर्माने फ्रॉड की रकम का 3 गुना 4 गुना होते हैं। और यहाँ भारत में द्रोणाचार्य के केस में 1.1% का जुर्माना। मतलब हम धोखेबाजों के लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां जोखिम बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा। ये सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है।
अगर हम अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा सख्त हो गए तो क्या हम नए और ईमानदार कारोबारियों को डरा देंगे? क्या जरूरत से ज्यादा नियम कानून हमारे आर्थिक विकास की रफ्तार को ही धीमा कर देंगे? एक ऐसी बकवास है। ईमानदार कारोबारी को क्यों डर लगेगा? वो तो धोखाधड़ी करता ही नहीं। डर तो सिर्फ धोखेबाजों को लगता है, और ये दलील तो बस अपराधियों को बचाने का एक बहाना लगती है। अच्छा चलिए, अब जरा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं। आज के डिजिटल दौर में क्या टेक्नोलॉजी इन घोटालों को होने से पहले ही नहीं रोक सकती? जवाब है, बिल्कुल रोक सकती है। देखिए, समाधान तो पहले से ही मौजूद है, बस उन्हें लागू करने की नीयत होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक एआई सिस्टम जो हर वेंडर को जीएसटी और कंपनी मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस से तुरंत वेरीफाई करे। आईपीओ का सारा पैसा एक सुरक्षित ब्लॉकचेन खाते में जाए जो सिर्फ सही काम के लिए ही रिलीज हो, और हर लेनदेन की रियल टाइम में निगरानी हो। ऐसा हो जाए तो धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक आम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस बैठकर ये सब देखते रहें? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। ये कुछ ठोस कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, कम से कम अगले 12 महीनों के लिए एसएमई आईपीओ से दूर रहें। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके सेबी से सीधे सवाल पूछें। सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतें दर्ज करें। अपने इलाके के सांसद को चिट्ठी लिखें और सख्त कानूनों की मांग करें। और सबसे जरूरी, निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें। हाँ, सिस्टम में सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन ये सिर्फ रेगुलेटर की जिम्मेदारी नहीं है। एक साफ सुथरे और जवाबदेह सिस्टम की नींव जागरूक और सक्रिय नागरिक ही रखते हैं। याद रखिए, जांच खत्म हो सकती है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी अब शुरू होती है।